हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज के दिन की शुरुआत करेंगे 1 मार्च 2022 के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के साथ। पीडीएफ और टेलीग्राम दोनों का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, तो आप दोनों को अवेल कर सकते हो डिस्क्रिप्शन से। चलिए शुरुआत करते हैं आज के दिन की। और सबसे पहली चीज़, आज से मार्च स्टार्ट हो रहा है, तो ऊपर वाले से मेरी कामना है, ईश्वर से कामना है कि आप हमेशा इसी तरीके से आगे बढ़ते रहें और ये महीना आपके लिए बहुत अच्छा जाए। मन लगा के पढ़ते रहिए। अगले महीने आपके एग्ज़ाम शुरू हो रहे हैं, तो उससे पहले आप ये समझ लो बस ले देकर आखिरी महीना ये बचा हुआ है। अप्रैल के महीने में आपको रिवीजन ही रिवीजन सिर्फ करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। और आज का पहला क्वेश्चन है, यूरोप की परिषद के द्वारा अभी हाल ही में ये कौन सा देश है जिसकी सदस्यता को निलंबित कर दिया गया है? तो अभी हाल ही में रशिया की मेंबरशिप को सस्पेंड कर दिया है काउंसिल ऑफ यूरोप ने। ऐसा इसलिए किया गया है क्योंकि आपको पता ही है रशिया और यूक्रेन के बीच में वॉर की स्थिति चल रही है, और रशियन आर्मी ट्रूप्स जो हैं वो यूक्रेन की कैपिटल कीव के 10 किलोमीटर पास तक पहुंच चुके हैं। इस वजह से काउंसिल ऑफ यूरोप का ये कहना है कि इंटरनेशनल वायलेंस गाइडलाइन का उल्लंघन हुआ है और इन्होंने रशिया की सदस्यता पूरे तरीके से निलंबित कर दी है। फिलहाल काउंसिल ऑफ यूरोप की अगर बात करें तो इसकी स्थापना 1949 में करी गई थी और इसका हेडक्वार्टर है स्टैट्सबर्ग। क्या बोलते हैं इसको? स्टैट्सबर्ग। और इस टाइम पे इसके सेक्रेटरी जनरल हैं, इनका नाम है मारिजा पैस्किनोविक। क्या नाम है? मारिजा पैस्किनोविक। एंड फ्रांस की कैपिटल है पेरिस, यूक्रेन की कैपिटल है कीव, एंड ब्राज़ील की कैपिटल है ब्राज़ीलिया। फ्रांस में इस टाइम पे इमैनुअल मैक्रोन की सरकार है, ब्राज़ील में जेल बोल्सोनारो की सरकार है, रशिया में व्लादिमीर पुतिन की सरकार है और यूक्रेन में व्लादिमीर जेलेंस्की की सरकार है। अगला क्वेश्चन है, फुटबॉल संघ के अनुसार किस देश ने रूस के खिलाफ अभी सभी अंतरराष्ट्रीय फुटबॉल मैचों का बहिष्कार कर दिया है? कहने का मतलब यह है कि ये कौन सा देश है जिसने अभी हाल ही में यह अनाउंसमेंट किया है कि ये रशिया के साथ आने वाले टाइम में अब कोई भी फुटबॉल मैच नहीं खेलेंगे, हर एक इंटरनेशनल फुटबॉल मैच का ये बाइकआउट करेंगे। तो ये देश है ब्रिटेन, और ब्रिटेन की टीम लंदन फुटबॉल टीम के नाम से जानी जाती है। तो बेसिकली लंदन अब कोई भी नहीं खेलेगा मैच रशिया के साथ। मतलब कहने का सिर्फ इतना ही नहीं, इन्होंने यहां पर यह भी अनाउंस किया है कि आने वाले टाइम में कोई भी टीम आती है, जैसे कि अगर दूसरे जोन की भी अगर टीम आती है रशिया के नाम से भी अगर वो आएगी, तो भी उसको फीफा के द्वारा यहां पर परमिशन नहीं मिलेगी कि वो लंदन के खिलाफ खेल पाए। तो बेसिकली लंदन ने ही पूरे तरीके से इसको बाइकआउट कर दिया है। देखिए यहां पर इसका मतलब ये नहीं है कि फीफा ने इनको बैन कर दिया है। अब देखो यहां पर फीफा ने क्या किया हुआ है, ये तो बात हो गई अलग की लंदन ने इनके खिलाफ बाइकआउट मोर्चा छोड़ दिया है। दूसरी चीज, फीफा ने क्या किया है, फीफा का कहना है कि अब जितने भी मैचेस होंगे या जितने भी टूर्नामेंट होंगे उसमें रशिया का जो फ्लैग एंथम है वो बैन कर दिया है। तो कोई भी मैच में किसी भी टूर्नामेंट में रशिया का फ्लैग एंथम नहीं गाया जाएगा। तो ये काफ़ी बड़ी बात है अपने आप में, और ये सब इस वजह से क्योंकि इंटरनेशनल पीस गाइडलाइंस का उल्लंघन हुआ है और किस तरीके से वॉर की स्थिति दोनों देशों के बीच में बनी हुई है, जिसकी वजह से जितने भी यूरोपियन कंट्रीज हैं आपको पता ही है वो सब खफा है। एंड फीफा की स्थापना 1904 में करी गई थी। आज की डेट में इसका हेडक्वार्टर है ज्यूरिक में। एंड फीफा के प्रेसिडेंट कौन है? ये है गिनी इन्फेंटिनो। क्या नाम है? गिनी इन्फेंटिनो। अगला क्वेश्चन है, अंडर विच मिशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज रेस्क्यूइंग ट्रैप्ड इंडियंस इन यूक्रेन? अभी यूक्रेन में फंसे हुए भारतीयों को भारत सरकार लगातार एयरलिफ्ट करके निकाल रही है वहां से। तो इस पूरे मिशन को भारत सरकार के द्वारा कौन सा नाम दिया गया है? तो ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत सरकार ने इस पूरे मिशन को ऑपरेशन गंगा का नाम दिया है। ऑपरेशन गंगा के तहत लगातार भारत सरकार की तरफ से बोइंग 787 का यूज किया जा रहा है। ये पूरी दुनिया में यात्रियों के लिए सबसे चौड़े विमान है, सबसे ज्यादा लोगों की तादाद इसमें बैठ सकती है। तो बोइंग 787 का यूज करके ऑपरेशन गंगा के तहत लगातार भारत सरकार के द्वारा यूक्रेन और रशिया में फंसे हुए भारतीयों को निकाला जा रहा है। खैर, रशिया में जो भारतीय हैं उनको निकालना इतना बड़ा मुद्दा नहीं है क्योंकि रशिया ही अटैक कर रहा है यूक्रेन पे। बेसिकली देखा जाए तो यूक्रेन में जो फंसे हुए भारतीय हैं उनको निकालना बहुत जल्दी जरूरी है। अभी भी अगर बात करी जाए तो डेटा के हिसाब से 20,000 से ज्यादा स्टूडेंट फंसे हुए हैं यूक्रेन के अंदर। यूक्रेन की कैपिटल है कीव। फिलहाल आपको बता दूं, व्लादिमीर पुतिन का स्टेटमेंट है कि यूक्रेन के अंदर भारतीय स्टूडेंट जहां पर भी है या किसी भी तरीके का कोई भी भारतीय जहां पर भी है वो वैसा ही रहे, बस वो अपनी गाड़ियों में
अपने देश का झंडा लगाकर चलें। कहने का मतलब यह है कि वो, उनका कहना है कि ट्राई कलर्स के स्टिकर अपनी गाड़ियों में लगाकर चलें, उन्हें कोई कुछ भी नहीं कहेगा, वो पूरे तरीके से सेफ हैं। बट हाँ, फिर भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की रिस्पॉन्सिबिलिटी ये बनती है कि जल्दी से जल्दी अपने लोगों को वहां से एयरलिफ्ट करके वापस देश में बुलाया जाए। अगला क्वेश्चन है, विच कंट्री हैज बीन हिट बाई साइक्लोन एमनाती। अभी हाल ही में साइक्लोन एमनाती कौन से देश में आया है? तो ये जो तूफान है ये बेसिकली आया है मेडागास्कर में। आप यहाँ पर मैप में एक बार देख लीजिए, अगर आपको नहीं पता है मेडागास्कर कहाँ पड़ता है। तो ये देखिए, ये है भारत, और जब आप साउथ वेस्ट की तरफ इधर जाते हैं तो यहाँ पर ये पूरा आपका अफ्रीकन रीजन है। तो ये देखिए, अफ्रीकन रीजन से हटके ये है मेडागास्कर। तो यहीं पर तूफान आया है और इस तरफ से आया है तूफान ऐसे करके। तो इस तूफान का नाम क्या है? एमनाती। तो एमनाती आया है मेडागास्कर में। आपको पता है इस तूफान की वजह से 120 लोगों की करीब करीब अभी तक मौत हो चुकी है। वैसे भी मेडागास्कर में हर साल नवंबर से लेकर अप्रैल के पीरियड के बीच में काफ़ी सारे तूफान आते रहते हैं। और आज का मेरा आपसे क्वेश्चन है कि आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं मेडागास्कर की कैपिटल क्या है। श्रीलंका की कैपिटल है जयवर्धने कोट्टे और कोलंबो। म्यांमार की कैपिटल है नेपिडे। इंडोनेशिया की कैपिटल है जकार्ता। अगला क्वेश्चन है, ये हमारा कौन सा मंत्रालय है जिसके द्वारा अभी हाल ही में भाषा प्रमाण पत्र सेल्फी अभियान जारी किया गया है? इसको इंग्लिश में भाषा सर्टिफिकेट सेल्फी कैंपेन के नाम से जाना जा रहा है। तो इसको अभी हाल ही में लॉन्च किया गया है एजुकेशन मंत्रालय के द्वारा। और इस टाइम पे एजुकेशन मंत्रालय किसके पास है? धर्मेंद्र प्रधान के पास है। अब देखिए, ये जो भाषा सर्टिफिकेट सेल्फी कैंपेन लॉन्च किया गया है, इसका मेन मोटो ये है कि कल्चरल डाइवर्सिटी को और साथ में मल्टीलैंग्वेलिज्म को प्रमोट करना। कहने का मतलब यह है कि हमारे देश की संस्कृति को प्रमोट करना, और साथ में हमारे देश में जो तरह तरह की भाषाएं बोली जाती हैं, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के तहत 22 तरीके की भाषाओं को अप्रूवल दिया गया है। तो पूरे देश में जो 22 तरीके की भाषाओं का उल्लेख किया गया है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, इस भाषा सर्टिफिकेट सेल्फी कैंपेन के तहत। और इसके अलावा आपको बता दूं, एक मोबाइल एप्लीकेशन भी जारी किया गया है। इस मोबाइल एप्लीकेशन का लोगो यही है आपके सामने। इसको आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। इसका नाम है भाषा संगम एप्लीकेशन। इस एप्लीकेशन की खास बात यह है कि ये जो 22 तरीके की भाषाएं हैं भारत में, जिनका उल्लेख कॉन्स्टिट्यूशन में है, हर एक भाषा में कम से कम डेली यूज होने वाले 100 स्टेटमेंट आपको दिए गए हैं, जो कि आप आसानी से सीख सकते हो और दूसरी भाषा में उनका यूज कर सकते हो। स्पोर्ट्स मंत्रालय इस टाइम पे अनुराग ठाकुर के पास है। आयुष मंत्रालय सर्बानंद सोनोवाल के पास है। और रेलवे मंत्रालय अश्वनी वैष्णव के पास है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा शहर सीनियर नेशनल चेस चैंपियनशिप 2022 को होस्ट करेगा? तो इस बार 2022 की सीनियर नेशनल चेस चैंपियनशिप की मेजबानी करने वाला है कानपुर में इसको आयोजित किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेट हैज बिकम टॉप इन ओवरऑल इंस्टॉल्ड रिन्यूएबल एनर्जी? अभी हाल ही में भारत सरकार के द्वारा एक रिपोर्ट जारी करी गई है, और इस रिपोर्ट के तहत बताया गया है कि कौन सा स्टेट सबसे बेहतर रहा है रिन्यूएबल एनर्जी के मामले में। मतलब कहने का, रिन्यूएबल एनर्जी समझते हैं ना, सोलर पैनल के थ्रू जो ऊर्जा बनाई जाती है, या फिर पवन चक्कियों के द्वारा जो ऊर्जा बनाई जाती है, ठीक है। तो ये सब आपकी रिन्यूएबल एनर्जी में कंसीडर करी जाती हैं। जैसे कि पेट्रोल को रिन्यूएबल एनर्जी नहीं बोलते हैं, उसका एक प्रॉपर भंडार है। कोल को नहीं बोलते हैं, बट ये इसकी कोई लिमिट नहीं है, जितनी चाहें आप उतनी इलेक्ट्रिसिटी इससे बना सकते हो। तो रिन्यूएबल एनर्जी के उत्पादन में नंबर 1 इस बार रहा है तमिलनाडु, फर्स्ट नंबर पे। पिछली बार नंबर 1 पे कर्नाटक था, तो इस बार कर्नाटक को सक्सीड करके तमिलनाडु रहा नंबर 1 पे। और ये जो लिस्ट जारी करी गई है, ये रिन्यूएबल एनर्जी मिनिस्टर राजकुमार सिंह के द्वारा जारी करी गई है। किसके द्वारा? RK सिंह के द्वारा। और तमिलनाडु में इस टाइम पे सरकार किसकी है? MK स्टालिन की सरकार है। कर्नाटक में बिसावराज बोमई की सरकार है। गोवा में प्रमोद सावंत की सरकार है। और महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे की सरकार है। अगला क्वेश्चन है, विच कंट्री हैज कॉन्स्टिट्यूटेड अ हाई लेवल टास्क फोर्स टू एनालाइज द इम्पैक्ट ऑफ सैंक्शन अगेंस्ट रशिया? कहने का मतलब यह है कि आज की डेट में कई सारे देशों ने रशिया के ऊपर बैन लगा दिया है कि वो रशिया के साथ आगे कोई भी व्यापार नहीं करेंगे, ट्रेड नहीं करेंगे, जिसमें से अमेरिका भी है। तो इन सारी चीज़ों को देखते हुए ये कौन सा देश है जिसने अभी एक हाई लेवल टास्क फोर्स का गठन किया है, और ये टास्क फोर्स इस चीज़ को एनालिसिस करेगी कि इस देश के ऊपर इन सब चीज़ों का कितना असर पड़ रहा है। तो ये है हमारा भारत सरकार के द्वारा एक नई टास्क फोर्स बनाई गई है। इस टास्क फोर्स को काम दिया गया है कि आप हमें ये चेक करके बताइए कि रशिया के ऊपर जितनी भी पाबंदियां लग रही हैं
उसका हमारे और रशिया के बीच के व्यापार में क्या फर्क देखने को मिलेगा। और अगर आपको बताएं तो भारत और रशिया दोनों के बीच में साल 2021 के डेटा के हिसाब से 2.6 बिलियन डॉलर का एक्सपोर्ट हुआ है, और अगर इंपोर्ट की बात करें तो 5.4 बिलियन डॉलर का इंपोर्ट हुआ है। और अगर रैंकिंग के आधार पर देखा जाए तो रशिया पूरी दुनिया में 26 नंबर पे सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर है हमारा, ठीक है। एंड फिलहाल आपको बता दूं 2021 की रिपोर्ट के आधार पर सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर हमारा कौन सा है देश, ये है चाइना। चाइना के साथ हम सबसे ज़्यादा व्यापार करते हैं। रशिया 26वें नंबर पे सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर है हमारा, बट फिर भी कहीं ना कहीं व्यापार पर तो इसका फर्क पड़ेगा, इसलिए भारत सरकार ने इस कमेटी का गठन किया है। एंड भारत में आपको पता ही है नरेंद्र मोदी की सरकार है, ब्रिटेन में बोरिस जॉनसन की सरकार है, इजराइल में नेफ्ताली बेनेट की सरकार है, और यूएस में जे बिडेन की सरकार है। और जो मेन कंट्रीज हैं जिन्होंने अभी रशिया के ऊपर बैन लगाया है उसमें अमेरिका तो है ही है, उसके अलावा ब्रिटेन है, जापान, कनाडा, ये सब बड़े बड़े कंट्रीज हैं, मेन कंट्रीज हैं जिन्होंने बैन लगाया है रशिया के ट्रेडिंग के ऊपर। अगला क्वेश्चन है, इंडिया हैज अनवील्ड अ पीकॉक लोगो टू मार्क 75 ईयर्स ऑफ डिप्लोमेटिक रिलेशंस विद विच कंट्री। अभी हाल ही में भारत सरकार ने एक नया पीकॉक लोगो जारी किया है जिसमें मोर बना हुआ है, और इस पीकॉक लोगो के जरिए हम मना रहे हैं कौन से देश के साथ 75 साल डिप्लोमेटिक रिलेशन के। तो इस बार हम लोग 75 साल मना रहे हैं बेल्जियम के साथ डिप्लोमेटिक रिलेशन के। भारत और बेल्जियम के बीच में पहली बार संबंध अच्छे बने थे 1947 में, तो तब से इस बार आप देखो 2022, तो हम लोग 75 वर्ष आज़ादी के भी मना रहे हैं इस बार, और बेल्जियम के साथ डिप्लोमेटिक रिलेशन के भी इस लोगों के थ्रू मना रहे हैं। और इस पर मत जाइएगा, 70 ईयर यहाँ पर लिखा हुआ है, बट इस बार एक्चुअली हम लोग 75 साल मना रहे हैं। और बेल्जियम की कैपिटल क्या है? ब्रसल्स। लेबनान की कैपिटल है बेरूत, इजिप्ट की कैपिटल है कायरो, और अर्जेंटीना की कैपिटल है ब्रूनो आयर्स। आपको पता है बेल्जियम में इस टाइम पे सरकार किसकी चल रही है? यहाँ पे प्रधानमंत्री है इस टाइम पे एलेक्जेंडर दी क्रो। क्या नाम है? एलेक्जेंडर दी क्रो। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है या मंत्रालय है जिसके द्वारा अभी हाल ही में हेल्थ स्टार रेटिंग सिस्टम जारी किया गया है भारत के अंदर पैकेज्ड फूड के लिए? जितने भी पैक्ड फूड आइटम्स आते हैं उन सभी को हेल्थ स्टार रेटिंग अब दी जाएगी। तो ये जारी किया गया है फासाई के द्वारा। फासाई जिसको आप क्या बोलते हो, इसको बोला जाता है फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना साल 2011 में करी गई थी। हेडक्वार्टर है इसका नई दिल्ली, और इसकी चेयरपर्सन है इस टाइम पे रीता तेओतिया। क्या नाम है? रीता तेओतिया। अब देखिए इसका मतलब क्या है। फसाई का कहना है आगे आने वाले टाइम में भारत में जितने भी फूड पैकेज्ड प्रोडक्ट आएंगे, ठीक है, उन सब पर 5 स्टार के हिसाब से रेटिंग होनी चाहिए कि वो आपकी हेल्थ के लिए कितने बेहतर हैं कितने नहीं। जैसे मान लीजिए आपने लेस चिप्स का पैकेट खरीदा तो उसके पीछे स्टार रेटिंग आएगी लिखकर। जैसे कि मान लेते हैं कि वो आपकी हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा ख़राब भी नहीं है तो बहुत ज़्यादा अच्छा भी नहीं है, तो हो सकता है उसको 2.5 स्टार रेटिंग के साथ आए। जैसे कि अगर आप अमूल बटर लेने जा रहे हो उस पर भी आपको स्टार रेटिंग मिलेगी। हर खाने वाली चीज़ के ऊपर, पैकेजिंग के ऊपर आपको स्टार रेटिंग अब देखने को मिलेगी। अगला क्वेश्चन है, अभी हाल ही में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस हमने कौन से दिन मनाया है? तो हर साल नेशनल साइंस डे, जिसको आप राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के रूप में जानते हो, इसको हम लोग 28 फरवरी को मनाते हैं। तो कल के दिन हम लोगों ने इसको मनाया। ये दिवस इसलिए मनाया जाता है कि हमारे फिजिसिस्ट डॉक्टर सीवी रमन के द्वारा 28 फरवरी 1928 को रमन इफेक्ट का कॉन्सेप्ट दिया गया था, ठीक है। तो ये जो फिजिक्स के क्षेत्र में इन्होंने डिस्कवरी करी थी, जिसकी वजह से इस दिन को हर साल हम लोग राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के रूप में मनाते हैं, और ये एक तरीके से सीवी रमन को ट्रिब्यूट है। और आपको पता है डॉक्टर सीवी रमन को नोबेल प्राइज से भी सम्मानित किया जा चुका है। इनको नोबेल प्राइज फिजिक्स में दिया गया था 1930 में, 1930 में इनको नोबेल प्राइज मिला था। अगला क्वेश्चन है, ये कौन सा आईआईटी है जिसने अभी हाल ही में प्रेडिक्शन दी है कि कोविड की चौथी लहर भी आने वाली है? और इस आईआईटी का कहना है कि कोविड की चौथी लहर हो सकता है 22 जून के आसपास भारत में आए, और ये अपने चरम पर 23 अगस्त के आसपास होगी। तो ये प्रेडिक्शन अभी हाल ही में दिया है आईआईटी कानपुर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभी हाल ही में 28वां संस्करण आयोजित किया गया एसएजी अवार्ड्स का, जिसमें बेस्ट परफॉर्मेंस बाय फीमेल एक्टर अवार्ड किसको दिया गया? तो फीमेल एक्ट्रेस जिन्होंने सबसे उत्कृष्ट कार्य किया है, तो एसएजी अवार्ड दिया गया इस बार
जेसिका कैस्टेन को। किसको? जेसिका कैस्टेन। और आपको पता है एसएजी का यहाँ पर मतलब क्या है? इसको बोलते हैं स्क्रीन एक्टर्स गिल्ड अवार्ड। इस बार का ये समारोह कहाँ पर आयोजित किया गया? तो ध्यान रखना, इसका वेन्यू था कैलिफोर्निया। कैलिफोर्निया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर बेस्ट फीमेल एक्टर का तो मिला है जेसिका को, लेकिन अगर आपसे पूछ दे 28वें एसएजी अवार्ड्स में बेस्ट मेल एक्टर अवार्ड किसको दिया गया, तो ये है विल स्मिथ। इनको बेस्ट मेल एक्टर अवार्ड दिया गया है, ठीक है। अब देखिए विल स्मिथ की एक मूवी है किंग रिचर्ड, इसके लिए इनको सम्मानित किया गया है। और जो जेसिका कैस्टेन है, इनकी एक मूवी है द आई ऑफ टैमी फाई, जिसके लिए इनको सम्मानित किया गया है, ठीक है। और आप सभी ध्यान रखिए, आज है 1 मार्च, कल 2 मार्च आपके लिए काफी बड़ा दिन है, क्योंकि कल के दिन से पूरे 1 साल के करंट अफेयर मैं आपको रिवाइज कराने जा रहा हूं। ये एक नया बैच मैंने स्टार्ट किया है, तो कल 2 मार्च से इस बैच को मैं स्टार्ट कर रहा हूं और अप्रैल के आखिरी हफ्ते में बैच पूरे तरीके से खत्म हो जाएगा। आप इनमें से किसी भी एग्जाम की अगर तैयारी कर रहे हैं, हर एक एग्जाम में करंट अफेयर का वेटेज आपको 30% तक देखने को मिलेगा ही मिलेगा। और अगर आपकी करंट अफेयर छूट गई तो विश्वास मानिए बहुत बड़ा नुकसान हो जाता है उस वजह से इन सभी एग्जाम्स में। तो अगर आप ये करंट अफेयर पिछले 1 साल के करना चाहते हैं तो ये बेस्ट बैच है उसके लिए। केवल आपके पास आज का दिन है, 24 घंटे बाद ये बैच स्टार्ट हो रहा है। डिस्काउंट कोड है वरुण777। अनअकैडमी प्लस में ये बैच स्टार्ट हो रहा है। इस कोड को आप लगाएंगे तो इस टाइम पर बेस्ट ऑफर चल रहा है, 15% तक का आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। इसके अलावा जो बेस्ट ऑफर्स चल रहे हैं वो भी आपको मिल जाएंगे। आप अपना क्रेडिट पॉइंट यूज करते हो तो टोटल 20% तक का भी आपको मिल जाएगा यहाँ पर डिस्काउंट। अगला क्वेश्चन है, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज न्यू चेयरपर्सन ऑफ सेबी। देखिए पहले सेबी का यहाँ पर मतलब क्या है, इसको बोलते हैं सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। तो सेबी में पहली बार किसी महिला चेयरपर्सन के रूप में अभी हाल ही में अपॉइंट किया गया है माधवीपुरी बुच को। किसको? माधवीपुरी बुच। एंड ये किसको सक्सीड करेंगी? ये अजय त्यागी को सक्सीड करेंगी, अजय त्यागी। और सेबी की स्थापना कब करी गई थी? 1992 में स्थापना करी गई थी। हेडक्वार्टर है मुंबई। और ये क्वेश्चन इसलिए इंपॉर्टेंट है इस बार बहुत ज़्यादा, क्योंकि आज तक सेबी में किसी भी महिला को चेयरपर्सन की पोस्ट नहीं मिली है। तो माधवीपुरी पहली महिला चेयरपर्सन बनी है सेबी की। अगला क्वेश्चन है, अभी हाल ही में चंद्रशेखर आजाद की डेथ एनिवर्सरी हम लोगों ने ऑब्जर्व करी है, तो इस बार कौन सी पुण्यतिथि मनाई गई? तो पंडित जी का निधन हुआ था 27 फरवरी 1931 को। तो परसों के दिन इनकी पुण्यतिथि मनाई गई है। और आप देख लीजिए साल चल रहा है 2022, तो मतलब सीधे सीधे 51वीं डेथ एनिवर्सरी इस बार ऑब्जर्व करी गई है। और चंद्रशेखर आज़ाद के द्वारा एक पार्टी की स्थापना करी गई थी। इनकी पार्टी का नाम था HSRA, जिसको बोलते हैं हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन। 1928 में इन्होंने इसकी स्थापना करी थी। आज़ाद जिए हैं आज़ाद मरेंगे, यही इनका कहना था और यही इन्होंने हमेशा करके दिखाया। आखिरी गोली तक दुश्मन का सामना किया और उसके बाद क्योंकि दुश्मन इनके पास भी ना फटकने पाए, आखिरी गोली इन्होंने खुद में उतार ली और भारत माता को समर्पित कर दिया खुद को। तो आज की बात यहीं तक रहेगी। बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे। आपका दिन मंगलमय हो। अनअकैडमी पर यूपीएससी, स्टेट, पीसीएस, आईआईटी, जेईई किसी भी सब्सक्रिप्शन के लिए आप इस कोड का यूज कर सकते हो और बेस्ट ऑफर इस टाइम पे चल रहे हैं वो आप अवेल कर सकते हो। एक्स्ट्रा 10% तो आपको मिलेगा ही मिलेगा। कल सुबह 4 बजे फिर से आपसे यहीं पर मुलाकात होगी।